Assalamualaikum and welcome back again with another VLSI design lecture. लास्ट लेक्चर में हमने मॉसफेट के आईवी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास मॉसफेट तीन डिफरेंट रीजन्स में ऑपरेट करती है। पहला रीजन कट ऑफ रीजन होता है और कट ऑफ रीजन को बेसिकली कौन डिसाइड करता है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज। अगर आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ी है तो कंडक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसा कि डोपिंग लेवल्स ऑफ मटेरियल्स, थिकनेस ऑफ ऑक्साइड, चार्ज डेंसिटी इन द डिप्लीशन रीजन। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट रीजन है दैट इज़ ओमिक रीजन, and device will be in ohmic region when drain source voltage is greater than effective voltage. Otherwise device will be in saturation region for drain source voltage greater than or equal to effective voltage. तो इन तीन डिफरेंट रीजन्स के बिहेवियर को हमने देखा था। इसमें डिवाइस के करेक्टरिस्टिक्स को मॉडल भी हमने किया था और इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंडेंस देखी थी, करंट की क्या है, और उसके बिहेवियर को प्लॉट भी हमने किया था। आज के लेक्चर में हम कुछ सेकेंड ऑर्डर फैक्ट्स का जिक्र करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमने जो डिफरेंट बिहेवियर को स्टडी किया है, जिसमें ओमिक रीजन और आपके पास सैचुरेशन रीजन है, उसमें हमने देखा कि डिवाइस डिफरेंट रीजन्स में कैसे ऑपरेट करती है और उसका बिहेवियर कैसा होता है उन रीजन्स में। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली देखना यही है कि वो जो नॉर्मल बिहेवियर है डिवाइस का, वो कैसे अपने नॉर्मल बिहेवियर से डेविएट कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट इफेक्ट्स। तो आज जिन इफेक्ट का हम जिक्र करेंगे उनमें सबसे पहले हम बॉडी इफेक्ट का जिक्र करेंगे, फिर चैनलिंग मॉड्यूलेशन इफेक्ट का जिक्र करेंगे, उसके बाद सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन का जिक्र करेंगे, फिर वेलोसिटी सैचुरेशन का जिक्र करेंगे, और इसमें हम देखेंगे शॉर्ट चैनल और लॉन्ग चैनल डिवाइसेस के इफेक्ट भी इसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं बॉडी इफेक्ट का कि बॉडी इफेक्ट क्या होती है और किस तरह से करंट की इक्वेशन को चेंज करती है। तो नॉर्मली हमारे पास होता ये है कि हमारे पास बल्क सोर्स पोटेंशियल ज़ीरो होती है, या आप ये कह सकते हैं कि बल्क और सोर्स जो है वो सेम पोटेंशियल पे होती है। लेकिन समहाउ अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास बल्क और सोर्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो नहीं है, या आपके पास ये कह सकते हैं कि बल्क सोर्स पोटेंशियल ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो उस केस में आपके पास जो पी एन जंक्शन बनेगा एन मॉस के लिए, तो वो आपके पास फॉरवर्ड वाइज हो जाए, फॉरवर्ड वाइज पी एन जंक्शन बन जाएगा। तो आपकी जो डिवाइस है वो नॉर्मली ऑपरेट नहीं करेगी, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस पी एन जंक्शन जो है वो एक बेसिकली फॉरवर्ड बाइस डायोड होगा जो खुद कंडक्शन शुरू कर सकता है रादर दैन प्रोवाइडिंग द चैनल फॉर कंडक्शन इन जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ द गेट। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर बल्क सोर्स पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाए, या आप ये कहें कि बल्क पोटेंशियल सोर्स पोटेंशियल से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में डिवाइस प्रॉपरली ऑपरेट तो करेगी, लेकिन कुछ वेरिएशन उसके करेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगी। होगा क्या कि जब आपके पास पीएन जंक्शन बेसिकली जब आपके पास बल्क सोर्स पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा तो पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा जंक्शन स्ट्रांगली रिवर्स बायस होगा। उससे बेसिकली ये होगा कि चूँकि बल्क पोटेंशियल पे नेगेटिव पोटेंशियल बल्क टर्मिनल पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो वो बेसिकली मेजॉरिटी कैरियर्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन में नेगेटिव आयंस की तादाद बढ़ती चली जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंटली गेट वोल्टेज जो है वो बढ़ानी पड़ेगी टू मिरर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जस्ट अबव द चैनल टू फॉर्म द कंडक्टिव चैनल। तो बेसिकली इस सब के दौरान आपका
आपकी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि आप जब ये कह रहे हैं कि आपका चैनल जो है वो कंडक्ट ही तब करेगा जब आप उतना ही चार्ज मिरर कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू इंक्रीज द गेट वोल्टेज which consequently will increase the threshold voltage from nominal value. It can be shown with the help of the given equation. इसमें आप देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है वो किस तरह से वेरी कर रही है। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं। इसमें VTH नॉट इज़ द थ्रेशोल्ड व्हेन सोर्स बल्ब पोटेंशियल इज़ ज़ीरो. It means that VTH naught is the normal threshold. Similarly, gamma is the body effect coefficient, and it is actually it depends upon permittivity of silicon, doping level of substrate, and oxide capacitance. उसके बाद 2phi-f. Phi-f is the Fermi potential or electrostatic potential. We have already discussed this Fermi potential in previous slides. And VSB. VSB is the source bulk potential. If VSB is 0, you can see that your threshold voltage will be equal to VTH naught. It means that your threshold voltage will be equal to the nominal threshold voltage if there is no source bulk potential. So there will be no body effect if source bulk potential is 0. इस स्लाइड में बॉडी इफेक्ट को फर्दर एलेबोरेट किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट. इस सर्किट में अगर आप देखें तो देयर इज़ अ डिवाइस विच इज़ एक्चुअली ऑपरेटिंग इन saturation region. So I1 is a constant current source. इनिशियली अगर हम बॉडी इफेक्ट को इग्नोर कर दें तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इस डिवाइस में से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है एंड I1 इज़ अ कांस्टेंट करंट सोर्स. इसका मतलब ये हुआ कि I1 की जो करंट है वो एक्चुअली डिपेंड तो VGS पे करती है. इट मीन्स दैट VGS इज़ आल्सो कांस्टेंट. So we can say that VGS minus VTH, which is actually equal to V in minus V out minus VTH, will be constant to keep the current constant. Or you can say that V in minus V out will be equal to VTH plus constant. तो अगर बॉडी इफेक्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं कि V in और V out दोनों बेसिकली आपके पास इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. इंक्रीज़ दोनों कर रहे हैं लेकिन एक ही रेट के साथ दोनों इंक्रीज़ कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बॉडी इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर बेसिकली क्या होगा कि थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगी. थ्रेशोल्ड अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, थ्रेशोल्ड इसलिए बढ़ेगी कि आप देख सकते हैं कि जब सोर्स पे पोटेंशियल बढ़ रही है तो बेसिकली बल्क सोर्स पोटेंशियल नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी. अगर तो सोर्स पे भी ग्राउंड होती, सोर्स भी ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट होता तो सोर्स बल्क पोटेंशियल ज़ीरो होती. लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो सोर्स ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है और बल्क जो है वो बेसिकली रेफरेंस पे ही है. तो इससे होगा क्या कि आपके पास बॉडी इफेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. तो बॉडी इफेक्ट की क्रिएशन से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाएगा. तो जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होगा तो फिर होगा बेसिकली ये कि आपके पास आउटपुट वोल्टेज चेंज होना शुरू हो जाएगा टू कीप द करंट कांस्टेंट. थ्रेशोल्ड तो सिमिलरली अगर आप दूसरे ग्राफ में देखें तो जब आपके पास थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है तो सिमिलरली आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम होना शुरू हो गई है टू कीप द करंट कांस्टेंट. तो इसमें आप देख सकते हैं कि बॉडी इफेक्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ बॉडी इफेक्ट बिल्कुल लीनियरली मॉडल किए जा सकते हैं. लेकिन जो ही बॉडी इफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ तो उससे आपके नॉर्मल बिहेवियर से किस तरह से आपके पास आपके कैरेक्टरिस्टिक्स डेविएट किए हैं ड्यू टू द बॉडी इफेक्ट, ये इस ग्राफ में क्लियरली देखा जा सकता है आपके पास. In this slide there is an example for your reference. You have to solve this example and plot the drain current of transistor M1 when Vx or bulk potential varies from very negative, that is minus infinity,
to 0। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन हैं। यू कैन अस्यूम VTH नॉट एज 0.6 वोल्ट, gamma एज 0.4 वोल्ट एंड 4 volts अंडर रूट एंड 2 phi f इज इक्वल टू 0.7। तो इसमें आपने बेसिकली क्या करना है, करंट को प्लॉट करना है। करंट को प्लॉट करने का इसमें तरीका ये होगा कि आपको सबसे पहले वो थ्रेशोल्ड फाइंड करनी पड़ेगी जिस पे ये डिवाइस कंडक्ट करना शुरू करेगी, क्योंकि -इन्फिनिटी पे अगर आप बात करें तो -इन्फिनिटी पे तो थ्रेशोल्ड भी इन्फिनिटी होगी, तो डिवाइस कंडक्ट नहीं करेगी। तो डिवाइस कंडक्शन कब पॉसिबल है? डिवाइस नॉर्मली कंडक्ट तब करती है जब गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से आपके पास ज़्यादा होती है। तो अगर इस केस में अगर आप देखें तो गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड के बराबर कब हो सकती है, कितनी थ्रेशोल्ड हो कि आपके पास ये कंडक्ट करना शुरू कर देगी। तो अगर आप गेट पे देखें तो 1.2 वोल्ट है, तो इसका मतलब है जब तक थ्रेशोल्ड इन्फिनिटी से ड्रॉप हो के 1.2 पे नहीं आती कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपको Vx का वो पॉइंट फाइंड करना है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0 जहाँ पे बेसिकली थ्रेशोल्ड 1.2 हो या इससे कम हो, वहाँ पे कंडक्शन होगी। तो बेसिकली आपको एक रीजन या एक विंडो ऑफ ऑपरेशन फाइंड करनी है जिसमें आपके पास जो थ्रेशोल्ड है वो 1.2 से 0.6 की तरफ जा सके, क्योंकि विंडो बेसिकली यही होगी, क्योंकि VTH नॉट एक्चुअली 0.6 वोल्ट है। तो ये इस एग्जांपल को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर सकते हैं। There is another effect which is called channel length modulation effect, and it strongly influences the IV characteristics of the device. इसमें बेसिकली होता क्या है, जब आप ये कहते हैं कि आपकी डिवाइस सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रही है तो आप उसके बाद ये कहते हैं कि सैचुरेशन रीजन में ड्रेन सोर्स वोल्टेज का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है और आपकी करंट जो है वो सैचुरेट कर जाती है विद रेफरेंस टू ड्रेन सोर्स वोल्टेज। लेकिन एक्चुअली ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज अफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ना शुरू करती है तो आपका पिंच ऑफ पॉइंट जो है वो सोर्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। तो अफेक्टिवली जब सोर्स की तरफ मूव करता है तो आपकी जो एक्चुअल चैनल लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है, वो L' हो जाती है। तो जूँ ये चैनल लेंथ बढ़ना जूँ पिंच ऑफ पॉइंट सोर्स की तरफ मूव करता है तो चैनल लेंथ आपकी डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो जब चैनल लेंथ डिक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब ये है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी करंट चेंज नहीं होगी। तो कॉन्सिक्वेंटली ये होगा ये कि जब आपके पास ड्रेन सोर्स वोल्टेज अफेक्टिव वोल्टेज से बढ़ेगी तो आपकी जो करंट का बिहेवियर है वो सैचुरेटेड बिहेवियर से डेविएट कर जाएगा। वो डेविएशन क्या होगी वो बेसिकली हम इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो इससे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये देखें कि आपके पास जो वेरिएशन जो डेल्टा एल है वो बेसिकली क्या होगा, एल माइनस डेल्टा एल माइनस एल डैश। तो इससे आप एल डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, एल माइनस डेल्टा एल, और सिमिलरली आप 1/L डैश फाइंड कर सकते हैं टू रिप्लेस to replace it in the drain current. 1/L dash is equal to 1/L minus delta L, और इसको थोड़ी सी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व करने के बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ये जो 1/L dash is approximately equal to 1/L into 1 प्लस डेल्टा L by L। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है दैट इज़ एक्चुअली ड्रॉन चैनल लेंथ। L is the drawn channel length and L dash is the channel length due to the presence of channel length modulation, and this is the length due to the movement of pinch of point. Assuming that delta L by L is the relative change in length, which is actually equal to lambda into VDS, and where lambda is the channel length modulation coefficient, and you can see from this equation that lambda is inversely proportional to channel length.
It means that channel length modulation effect is inversely proportional to channel length. For shorter channel devices, channel length modulation effect is more pronounced than in longer channel devices. So we will get 1 by L dash is approximately equal to 1 by L इंटू 1 प्लस लैम्डा VDS. तो आपके पास जो इक्वेशन होगी ड्रेन करंट की, इट विल चेंज फ्रॉम सैचुरेशन टू द इक्वेशन विद द एडिशन ऑफ फैक्टर विच इज़ 1 प्लस लैम्डा VDS एज इन सैचुरेशन रीजन. तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी करंट नॉर्मली किस तरह से वेरी कर रही है. इस स्लाइड में आपके पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट को एक प्लॉट की मदद से एक्सप्लेन किया गया है. अगर हम सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखें और फॉर टू डिफरेंट चैनल लेंथ्स अगर हम आईडी को VDS के वर्सेस प्लॉट करें तो हमारे पास बिहेवियर किस तरह का आएगा, इसको हम ज़रा देखते हैं. इसमें अगर आप देखें तो दो डिफरेंट प्लॉट्स को शो किया गया है. एक में आपके पास चैनल लेंथ L1 है और दूसरे में चैनल लेंथ को आपने डबल कर दिया है. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप देखें तो L1 विच इज़ अ शॉर्टर चैनल डिवाइस, तो इसमें जो वेरिएशन है आपके पास डैश लाइन जो है वो सैचुरेटेड बिहेवियर को शो कर रही है, नॉर्मल बिहेवियर को शो कर रही है जब आपके पास चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट नहीं है. और सॉलिड लाइन जो है वो आपके पास बेसिकली चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन इफेक्ट की प्रेजेंस में ड्रेन करंट को शो कर रही है. तो आप देख सकते हैं कि देयर इज़ अ वेरी बिग डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर. एंड in other case when your length is increased, then the variation is very small due to the fact that lambda is actually inversely proportional to the channel length. इस स्लाइड में हम बात करेंगे एक और सेकेंडरी इफेक्ट की जो कि है सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. उससे पहले हम आइडियल डिवाइस को डिस्कस करते हैं. आइडियली हम ये कहते हैं कि जब आपके पास गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम होती है तो आपके पास आपकी डिवाइस ऑफ होती है या स्विच आपका ओपन होता है और कंडक्शन उस वक्त आपकी नहीं होती है और ड्रेन करंट उस वक्त ज़ीरो होती है. लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता. आपके पास जो ही गेट सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड से डिक्रीज़ करती है तो आपकी करंट एकदम या इंस्टेंटली ज़ीरो नहीं होती है. इट एक्चुअली डिके एक्सपोनेंशियली. सो दिस exponential dependence of drain current on gate source voltage is due to the subthreshold conduction. तो आपके पास जो ड्रेन करंट की इक्वेशन आती है इन ड्यू टू दिस सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन इज एक्चुअली I नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ VGS बाय रो इंटू थर्मल पोटेंशियल विच इज़ VT. अब इसमें I नॉट जो है वो एक्चुअली क्या है? I नॉट इज़ द वोल्टेज व्हेन इफेक्टिव वोल्टेज इज ज़ीरो, और यू कैन से दैट व्हेन गेट सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज. There is another important factor which is called slope factor. Slope factor क्या है? Slope factor actually suggests about the decay factor beyond threshold voltage, and it is actually the thermal potential into the rho. Rho is the non-ideality factor. अब आप इसमें स्लोप फैक्टर एक्चुअली आपको ये बताता है कि किस रेट से आप एक्चुअली आपकी जो करंट है वो डिके करेगी. And this slope factor is actually depends upon your temperature. रूम टेम्परेचर में इसका बिहेवियर और होगा, और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो आपका सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन का जो इफेक्ट है ये भी मोर प्रोनाउंस्ड हो जाएगा. तो सबथ्रेशोल्ड कंडक्शन वहाँ पे प्रीडोमिनेंट हो जाता है जहाँ पे आपके पास डिवाइस का टेम्परेचर या इवन सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके पास. इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपके पास ओमिक रीजन और एक
या लीनियर रीजन या सैचुरेशन रीजन के अलावा आपके पास कट ऑफ में एक रीजन है जिसे हम सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन रीजन कहते हैं। तो नॉर्मली सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन का जो रीजन है वो आपके पास स्विचिंग एक्टिविटी के दौरान, क्योंकि स्विचिंग एक्टिविटी के दौरान आपकी डिवाइस या तो ओमिक में होगी या एक्टिव रीजन में होगी, तो उन रीजन्स को डिस्टर्ब नहीं करता। एक्चुअली ये आपके कट ऑफ रीजन को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपके पास डिवाइस का स्टैटिक बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है और उसकी स्टैटिक पावर कंजम्पशन इंक्रीज कर सकती है। जैसा कि आपको पता है कि स्लोप फैक्टर बेसिकली रेट ऑफ डिके है, और अगर एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ जाएं तो स्लोप फैक्टर इज़ एक्चुअली द वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द 1 decade drop of current. तो normally at room temperature the slope factor is 80 millivolt. It means that 80 millivolt drop of VGS is required for the current to decay by 1 decade, or to current to reduce by 10 times. For example, if threshold voltage is nominal threshold voltage is 0.3 volt and gate source voltage is approaching to 0, then for first 80 millivolt the current will be decreased by 10 raised to power 0.3 by 80 millivolt. तो इसमें आप देख सकते हैं कि करंट इस फैक्टर से बेसिकली डिक्रीज करेगी, और 80 मिलीवोल्ट का जो फैक्टर है ये आपके पास ड्रॉप कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोर टेम्परेचर और विद द राइज ऑफ इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली इसका फैक्ट ज़्यादा होता जाएगा, यानी अगर आपके पास ये फैक्टर कम हो जाए तो आपके पास बेसिकली करंट जो है वो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन रीजन में और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके पास स्टैटिक पावर कंजम्पशन भी बढ़ सकती है। इस रीजन को हम नॉर्मली सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन या वीक इन्वर्जन कंडक्शन रीजन भी कहते हैं। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन नॉर्मली अनडिजायर्ड टाइप ऑफ रीजन है, जो कि हम नॉर्मली हायर टेम्परेचर्स में हम इसको नॉर्मली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन पैकेजेस एंड विद एफिशिएंट हीट रिमूवल सॉल्यूशंस। लेकिन बाज़ दफ़ा ये रीजन जो है वो बड़ा सक्सेसफुली यूज़ भी होता है इन लो पावर डिजिटल एप्लीकेशन लाइक एम्बेडेड सेंसर्स, जहाँ पे आपके पास बैटरी बड़ी मिनिएचर सी होती है, तो वहाँ पे आपके पास ये हेल्पफुल हो सकता है। फाइनली हम एक और सेकेंड ऑर्डर फैक्ट को डिस्कस करते हैं, विच इज़ वेलोसिटी सैचुरेशन। वेलोसिटी सैचुरेशन में आपकी जो डिवाइस का बिहेवियर है वो एक्चुअली रेजिस्टिव और सैचुरेटेड मॉडल से रिप्लेस हो सकता है या डेविएट कर सकता है उन दो रीजन से। ये नॉर्मली डिवाइस के एक्टिव रीजन्स को डिस्टर्ब करता है वेलोसिटी सैचुरेशन। नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स की वेलोसिटी आपको पता है कि पहले भी आपने इसकी इक्वेशन देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ भी कह सकते हैं कि इसका एक लीनियर रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वेलोसिटी का। लेकिन जो ही आपकी ड्रेन सोर्स वोल्टेज बढ़ना शुरू होती है तो उससे बेसिकली होता क्या है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो सैचुरेट करना शुरू हो जाती है आफ्टर रीचिंग क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जाती है आफ्टर इंक्रीजिंग द ड्रेन सोर्स वोल्टेज, तो वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोलिजन स्टार्ट हो जाती है एंड योर वेलोसिटी टेंड्स टू सीज, यानी उसके बाद आपकी वेलोसिटी मज़ीद नहीं बढ़ती है और आपकी वेलोसिटी सैचुरेट कर सकती है। तो इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी वेलोसिटी सैचुरेट कर जाए उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप इस अगर ग्राफ में देखें या इस प्लॉट में देखें तो आपके पास क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तक इसका बिहेवियर लीनियर है और उसके बाद
ये जो बिहेवियर है ये सैचुरेट कर जाता है आपके पास। The saturation velocity for both PMOS and NMOS, or for both holes and electrons, is 10 raised to power 5 meter per second. It means that both the transistors have same velocity saturation, but we know that PMOS is a slower device. It means that velocity saturation effect is more pronounced in NMOS as compared to PMOS because of their mobility, as NMOS will going to achieve velocity saturation much earlier than PMOS due to its higher mobility. अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड या क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली 1.5 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर है फॉर इलेक्ट्रॉन्स या फॉर NMOS, या यू कैन से दैट 1.5 वोल्ट पर माइक्रोमीटर। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि लेट से अगर आपकी चैनल लेंथ 1 माइक्रोमीटर है तो इट मीन्स यू नीड ओनली 1.5 वोल्ट 1.5 volt at drain source to reach at the critical electric field. After this, your velocity will going to saturate, and if your velocity will going to saturate, then it means your current will going to saturate, as your current depends upon charge density in the depletion region and velocity, and normally your current changes due to the change in the velocity as charge density remains same. But in the presence of velocity saturation, your velocity will going to saturate as well. It means your drain current will going to saturate. इस स्लाइड में ड्रेन करंट की इक्वेशन को रिविजिट किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ velocity saturation. As we know that velocity will be equal to mu into electric field, and this linear model will exist for electric field less than critical electric field, and velocity will going to saturate after electric field is greater than or equal to critical electric field. We can say that VD sat is equal to L into critical electric field, or from the above equation we can say that VD sat is actually equal to L into V sat by mu n. From this equation you can see that velocity saturation actually directly proportional to channel length. It means that for shorter channel you will going to achieve velocity saturation much earlier than your longer channel devices. What is VD sat? VD sat is the voltage where you will going to achieve your critical electric field, or you can say that where your velocity will going to saturate. तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपके पास velocity saturation effect is more pronounced in shorter channels rather than in longer channels, and it is also more pronounced in NMOS rather than PMOS due to their mobility. We can have a current equation for velocity saturation when we replace VDS with VD sat for ohmic region current equation. We know that velocity saturation will come in ohmic region just before saturation region due to the velocity saturation. It means that your device can be saturated without being actually saturated in normal saturation region. So your current will be equal to V sat into COXW into VGS minus VTH minus VD sat by 2. This is the equation you will going to use for shorter channel devices, as the effect of velocity saturation is more pronounced in shorter channel devices. As we have discussed in previous slide, that VD sat
is 1.5 volt for 1 micrometer, and if you are using channel length of 0.5 micrometer, then you only need half of the voltage. It means that you only need 0.75 volt to reach at the critical electric field and to velocity saturate the device.